जैसे एनडीए क्वालिफाई हुआ और उसमें किसी कारणवश ना हो पाया तो फिर उसके बाद एक 10+2 एंट्री आपने वो एंट्री जी उसके थ्रू जब उसके थ्रू नहीं हुआ तो ऐसे धीरे करते करते मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद मैंने एयर फोर्स का एग्ज़ाम दिया। एयर फोर्स में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मेडिकल भी क्लियर था, बट किसी कारणवश आई कुड नॉट मेक इट टू दी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। बट फिर उसके बाद इज़ ऑलवेज़ वो लो आता है एक लाइफ में कि जब इतनी पास करीब आके भी मंजिल जो है वो आपके हाथ से छूट जाती है। बट किसी तरह खुद को संभाला और मैंने कहा चलो कोई बात कैसे संभाला खुद को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस समय जो मोटिवेशन थी वो अंदर से आई, क्योंकि तब तक जो मोटिवेशन थी वो बाहर से थी कि हाँ मुझे ये करना है, बिकॉज मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। लेकिन उस समय मोटिवेशन जो आई वो आई कि अगर अब हार मान ली तो ये 8 साल का जो जर्नी थी, ये जो मेहनत थी, ये किस काम की। देश को जब भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, कुर्बान होने के लिए बेइंतहा लोग तैयार थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास जो गौरवशालीन भारत का इतिहास है वो कहता है। हमारे पास जब कुछ भी नहीं था तब हम चीन से टकराए थे। हम जब थोड़े जवान हुए तो हमने बड़ी बड़ी जंगें जीती, और आज जब अच्छे खासे जवान हो गए हैं तो चाइना से हमने लोहा लिया। और दुनिया जानती है कि चाइना अगर आज खामोश है, यानी चीनी अगर आज खामोश हैं, उसकी वजह ये है कि अब भारत जवान हो गया है। और कारण क्या है? कारण है, मेरे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट निहाल जम्वाल। लेफ्टिनेंट निहाल जम्वाल धौलपुर गांव, बीरपुर सांबा में, बड़ा खूबसूरत गांव है। कभी अगर आपको आने का मौका मिले तो धौलपुर ज़रूर आइएगा। मेरे साथ लेफ्टिनेंट निहाल जम्वाल है। ऐसे ही नौजवान हैं जिन नौजवानों के कारण आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, मैं और आप इन सभी देशों की चिंता नहीं करते, आराम से घरों में सोते हैं, क्योंकि ये लोग जागते रहते हैं। ख़ास बात लेफ्टिनेंट निहाल के बारे में ये है कि ये धौलपुर से हैं और इस बीरपुर गांव से फ़ौज में एक ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने वाले दूसरे नौजवान हैं। आईएमए में इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। बाकी तफसीलात चूँकि फ़ौज की ऐसी रहती हैं जिन तफसीलात का ना तो मुझे कोई फ़ायदा ना आपको कोई फ़ायदा, लेकिन इनकी ज़िंदगी से थोड़ा हो सकता है मुझे और आपको सीखने को मिल जाए। निहाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हो रहा है? फ़ौज का जवान फाइनली आप बन चुके हैं। जी बहुत ही प्राउड फीलिंग है। एंड ये फीलिंग ऐसी है कि लाइक जो मेहनत मेरी शुरू हुई थी फर्स्ट टाइम एसएसबी देने से, जो कि 2012 में मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया था एसएसबी देना। जी एसएसबी देना, और 2020 में जाके जब मेरा फाइनल रिकमेंडेशन हुआ तो ये करीबन 8-9 साल की ये जर्नी है। तो जब एट लास्ट जाके ये जर्नी जब मुकम्मल होती है तो जी हाँ बहुत खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो ये कहना चाहूँगा कि अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि बीरपुर गांव से और इस धौलपुर मोहल्ले से, मैं तो जब धौलपुर इस मोहल्ले में आ रहा था, दाएं बाएं देखने लगा तो मैंने महसूस करने की कोशिश की कि मैं गांव में हूं, लेकिन बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ ये गांव है। क्योंकि अक्सर हमें भारत के गाँव को लेकर, जब हमारे देश की गाँव की बात आती है तो कच्चे मकान ढूंढते हैं हम, कच्ची सड़कें ढूंढते हैं हम, लेकिन देखने को यहाँ मिल रहा है कि कंपैरेटिवली यहाँ सहूलियात जो हैं बहुत बेहतर हैं। तो आप बीरपुर गांव से दूसरे ऑफिसर हैं, तो ये इससे ज़्यादा अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, या ये कि आप फ़ौज में हैं यही काफ़ी है? मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये दोनों फैक्टर्स ही हैं जो मुझे प्राउड फील करवा रहे हैं, बिकॉज़ जैसे कि आप जानते हैं कि ये गांव थोड़ा सा हाईवे से थोड़ा सा दूर जाके है। तो हाँ डेवलपमेंट अभी हुई है, लेकिन जिस समय हम स्कूल में जाते थे उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कनेक्टिविटी कम थी, स्कूल्स नहीं थे, अच्छे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं थे। आसपास एक ही स्कूल था, आर्मी स्कूल रत्नुचक, जो कि एक अच्छा स्कूल जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की है, जो कि मेरे पेरेंट्स की बड़ी मेहनत और उनके बड़ा ही कठोर परिश्रम का अंजाम है। बट हाँ ये है कि इस गांव से एक
ऑफिसर निकलना और भारतीय सेना में सर्व करना, ये दोनों ही जो बातें हैं वो बहुत ही प्राउड फील करवाती हैं। वो प्राउड फील करवाती। आपने दो लफ्ज़ ना बड़े भारी कहे। एक आपने ये कहा कि स्कूल बड़ा दूर था, दूसरा आपने ये कहा कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी स्कूल के लिए। तो मतलब मुझे ऐसे मन में आया कि मैं आपसे पूछूं कि उम्र कितनी है अभी आपकी? जी, अभी मैं 27 साल का हूँ। अच्छा, हाँ अभी जी। आप 27 हैं। तभी मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा ज़्यादा पुराने वक्त से ताल्लुक़ तो नहीं रखते आप, क्योंकि उस पुराने वक्त से मैं हूँ। जी जी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे वक्त में गांव के जो स्कूल थे वो बहुत दूर थे, ये थे वो थे, लेकिन अब भी आप मानते हैं कि पढ़ाई को लेकर जो है हमारे गांव देहात में दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई को लेके अवेयरनेस की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में जो है वो शहरों के समान सहूलियतें नहीं होती हैं। यहाँ पे वही क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई की बात आए तो वही कनेक्टिविटी की इशू आती है, वही अच्छी ट्यूशन्स मिलना मुश्किल है। सब कुछ करने के लिए शहर जाना जी, पड़ता है। जी, कुछ भी आपको करना है, कुछ भी ट्यूशन्स चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए ये आपको आपको एक स्कूल की। ड्रॉबैक लगता है? हाँ जी, वो तो रहेगा ही, बट जैसे-जैसे हालात इम्प्रूव हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो हाँ, कनेक्टिविटी जो है, वो जो डिवाइड है गाँव और शहर का, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन अवेयरनेस की अभी और ज़रूरत है कि हाँ, पढ़ाई जो है, वो कितनी ज़रूरी है और कितनी आने वाले टाइम में कितना पढ़ाई का रोल जो आने वाला है, वो शायद अभी लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। उसी के लिए, उसी मुहिम में एक कंट्रीब्यूट मैं करना चाहता हूँ आने वाले टाइम में भी। अच्छा, क्या लगता है कहाँ पोस्टिंग होगी? जम्मू कश्मीर होगी या फिलहाल भारत के किसी और प्रदेश में जाना पड़ेगा? या अंदर से मन में इच्छा ये है कि यार जम्मू कश्मीर ही मिलना चाहिए, कोई और प्रदेश या कोई और यूनियन टेरिटरी नहीं मिलनी चाहिए? जी, ऐसा है, मैं भारतीय सेना का पार्ट हूँ, तो जहाँ भारतीय सेना होगी वहाँ मैं होऊंगा। तो इसमें जम्मू कश्मीर हो चाहे असम हो, पूरा भारतवर्ष एक ही है। तो जहाँ सेना कहेगी वहाँ ड्यूटी के लिए तत्पर हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो आईएमए में जाना चाहते हैं, और जैसे आपने कहा कि एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो क्या ख़ास तैयारी है जिस ख़ास तैयारी का जो ख़ास तैयारी करनी चाहिए? और दूसरा एक और चीज़ मैंने ख़ुद भी बहुत बार महसूस की है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस इम्तिहान को देते हैं, लेकिन एक दो बार देने के बाद हौसला छोड़ देते हैं। दो बार जब सिलेक्शन नहीं, कहते हैं छोड़ो यार इसको क्या करना है। कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और क्या कुछ ख़ास है जो पढ़ा जाना चाहिए जिसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल पक्का मेरी सिलेक्शन तो हो जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन एग्ज़ाम्स की अवेयरनेस के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। हमें ख़ासकर हमारे जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि इतने अलग अलग किस्म से भारतीय सेना में आप एक एज अ ऑफिसर जा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपने एनडीए के एग्ज़ाम से। पहले आपने जी एनडीए का हाँ, एग्ज़ाम दिया जी था? हाँ, सबसे पहले मैंने वो क्वालिफाई हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, 2012 में क्वालिफाई हुआ, बट किसी कारणवश मैं एनडीए ज्वाइन नहीं कर ज्वाइन सके? नहीं कर सका। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ही तरीका है ज्वाइन करने का, लेकिन तो धीरे उसके बाद आपने एनडीए के बाद क्या किया? जी, जी, उसके बाद फिर जैसे-जैसे मतलब वो मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, क्योंकि आप जाते हैं, आप मिलते हैं बाहर के स्टेट के बच्चों से, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो एक एज़ अवेयरनेस आती है। तो उनसे बातचीत करके पता चला कि अगर एनडीए में ना हो तो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भी है। अच्छा। अगर उसमें भी ना हो तो सीडीएससी का एग्ज़ाम भी है। अगर उसमें भी ना हो तो इंजीनियरिंग करके भी आप इसमें जा सकते हैं, और अगर उसमें भी ना हो तो एक टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। तो ऐसे धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ी तो उम्मीद मिलने लगी कि नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बेशक 10 और बार सही। आपने ये तय किया था कि जाना फौज में ही है, जो मर्जी हो जाए? जी, जी, उसके लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है मेरे दादाजी ही रहेंगे। वो भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं, और बचपन से ही उन्होंने वो कहानियों के माध्यम से मुझे प्रेरित किया है। एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके मुझे एक आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया, आर्मी स्कूल रत्नचक में। मेरी स्कूलिंग सारी वहीं से हुई। वहाँ पे मैंने काफ़ी अपॉइंटमेंट्स के पद पर भी एज अ काम किया है, एंड मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। अच्छा, आपने आर्मी स्कूल में काम भी किया है? जी, मतलब एज अ अपॉइंटमेंट ला, जैसे आप हाउस कैप्टन हो गए, हेड बॉय, वॉइस हेड बॉय, तो जब आप इंटरैक्ट करते हैं ऑफिसर्स के आप साथ। ये कह रहे हैं कि वो जो स्कूल की आपकी जर्नी भी थी वो भी हेड बॉय ये जब बेसिकली हम लोग जिस
एनवायरनमेंट से कस्टम्ड है ना, उसमें जब हमें कोई अपॉइंटमेंट बोलता है ना, हाँ जी, तो हमें नौकरी समझ में आती है कि भैया कोई नौकरी भी लगी थी आपकी। नहीं, तो भाई ये क्लियर हो गया, कोई आर्मी स्कूल में नौकरी नहीं लगी थी, बल्कि जैसे हेड बॉय है, क्लास हेड है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ठीक तो आप जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आती है कि नहीं, मैं भी एक दिन इन्हीं की तरह इसी यूनिफॉर्म में। तो आपने फिर उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? उसके बाद जैसे एनडीए क्वालिफाई हुआ और उसमें किसी कारणवश ना हो पाया, तो फिर उसके बाद एक 10+2 एंट्री आपने वो एंट्री जी उसके थ्रू, जब उसके थ्रू नहीं हुआ तो ऐसे धीरे करते करते मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद मैंने एयर फोर्स का एग्ज़ाम दिया। एयर फोर्स में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मेडिकल भी क्लियर था, बट किसी कारणवश आई कुड नॉट मेक इट टू दी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। बट फिर उसके बाद इज़ ऑलवेज़ वो लो आता है एक लाइफ में कि जब इतनी पास करीब आके भी मंजिल जो है वो आपके हाथ से छूट जाती है। बट किसी तरह खुद को संभाला और मैंने कहा चलो कोई बात कैसे संभाला खुद को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस समय जो मोटिवेशन थी वो अंदर से आई, क्योंकि तब तक जो मोटिवेशन थी वो बाहर से थी कि हाँ मुझे ये करना है, बिकॉज मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। लेकिन उस समय मोटिवेशन जो आई वो आई कि अगर अब हार मान ली तो ये 8 साल का जो जर्नी थी, ये जो मेहनत थी, ये किस काम की। अगर मेरे पास एक और अटेम्प्ट है और मेरे पास एक और लाइफलाइन है, तो क्यों ना उसको अच्छे से इस्तेमाल किया। लाइफलाइन क्या थी? लाइफलाइन मेरा लास्ट अटेम्प्ट था टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का, जो कि उस समय में हुआ था कोरोना काल में। मेरी एसएसबी जो थी वो काफ़ी दूर थी, बैंगलोर में थी। अच्छा। और उस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स क्या होता है? जी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक ऐसी एंट्री स्कीम है भारतीय सेना की, जिसमें भारतीय सेना जो है वो इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको डायरेक्टली उनके मेरिट के बेसिस पे सीधे एसएसबी की कॉल के लिए बुलाती है। अच्छा। इसमें कोई आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, जस्ट बिकॉज आपकी जो इंजीनियरिंग का मेरिट होता है, अगर वो आपका इंजीनियरिंग का मेरिट कैसा था? जी मतलब मैं अच्छा स्कोर किया था मैंने अपनी इंजीनियरिंग। कितना अच्छा स्कोर किया था? देखो बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी कंफ्यूजन में होंगे, और बहुत सारे लोग हो सकता है आपका सुनने के बाद ना वो भी एकदम इंस्पायर हो जाएं कि भाई ये एक तरीका है, इससे हम फौज में जा सकते हैं। जी टेक्निकल ग्रेजुएट मेरे अराउंड 74% थी अपनी इंजीनियरिंग ओवरऑल कम्युलेटिव परसेंटेज में। एंड उसके बेसिस पे जो मुझे एसएसबी कॉल आई थी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो वो जब मैं एसएसबी देने गया था तो उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ था एज अ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय सेना में। ठीक। तो उसके थ्रू आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, बाकी सीडीएसई के थ्रू जो है वो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जाएं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन होते हैं एज एन ऑफिसर। अच्छा, आप कमीशन होते हैं एज एन ऑफिसर, तो ये एक रास्ता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 8 साल से लगातार आप फौज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई बहुत हो गया, थानेदार की इतनी सारी, यहाँ सब इंस्पेक्टर लग जाओ पुलिस में, पीएसआई लग जाओ पुलिस में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लग जाओ, और यहाँ तो हालत ये हो चुकी है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे पीएचडी करके कह रहे हैं जी चपरासी लग जाओ यार। घर वाले उनको कह रहे हैं चपरासी लग जाओ, ब्याह कराना है अगले महीने आपका। तो ये नहीं घर वालों को दिमाग में आया, क्योंकि मतलब हम तो यही सुन रहे हैं, दाएँ बाएँ जिससे बात करते हैं वो कहते हैं जी मुंडे काख नहीं करते, ये चपरासी भी कुत्ते लग जाते, ठीक है। तो आपको घर वाले क्या कहते थे? वो कभी इन जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे, बैंक पीओ का इम्तिहान है, क्लरिकल एग्ज़ाम है, किसी के लिए कभी माँ बाप ने नहीं कहा कि यार यहाँ कोशिश कर लो? जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, तो वो हमेशा अपनी औलाद के लिए कैरी करेंगे। और उन्हें पता है कि जब औलाद जो है वो मेहनत कर रही है, लेकिन किसी कारणवश जो सफलता है वो नहीं उसके कदम चूमती, तो हाँ वो सजेस्ट करते थे कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, किसी और जगह ट्राई करो, कुछ और कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उस पर मैं उनको वही दिलाता था, याद दिलाता था कि ठीक है आज मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं लूज़ करूंगा वो होगा मेरी लाइफ का फोकस। अगर आप पूरी शिद्दत से, जैसे कहते हैं कि आप किसी चीज़ को चाहो तो वो ज़रूर आपको मिलती है। शाहरुख खान का बड़ा मशहूर डायलॉग है, अगर आप बहुत शिद्दत के साथ किसी को चाहते हैं तो वो चीज़ खुद आपके पास जो है चल कर आ जाती है। जी तो मैंने कहा अगर मैंने इतनी अब तक जो है वो मैं अपने एक फोकस तरीके से मेहनत करके चला हूँ, और अब तक जो है मेरे सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म नहीं हुए हैं और अब तक एक होप है, तो क्यों ना जब तक है जहाँ तब तक किया जाए, उसके बाद देखेंगे। वैसे भी कहते हैं कि प्लान बी जो है, देयर इज़ नेवर अ प्लान बी।
तो यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द प्लान ए वट एवर इट इज़। तो मुझे ये बताइएगा टोटल कितने फॉर्म अभी तक आपने भरे हैं? बहुत सारे लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी सरकारी मुलाजमत के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा है। यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट, आप RTI सारी जगह पर डालिए मेरे नाम की, कोई फॉर्म मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी सरकारी मुलाजमत के लिए नहीं भरा है। वो कहते हैं ना कि कुछ हमारे शौक़ भी ऐसे थे और कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, इसलिए कोई बात बनी नहीं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कुल मिलाकर कितने फॉर्म भरे होंगे जो भरवाए होंगे घर वालों ने? ये भी भरी लै, एदा भी भरी लै। कई बार फ़ोन आया होगा, यार तेरे ये फॉर्म 2-4 ना हमने भर दिए हैं। जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसी बात है, मैंने फॉर्म्स भरे हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए हैं। मतलब मैंने लास्ट टाइम KS का एग्ज़ाम भी आपका प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो मतलब बहुत सारे फॉर्म्स भरवाते थे घर वाले, उसमें मैं डिनाई नहीं करता, और मैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए वो फॉर्म हर बार भरता भी था, और हर बार जाके अपीयर। हाँ जी, एक आदर्श बेटे की तरह पिताजी कह रहे हैं बेटा ये फॉर्म भर लो, वो भी भर लिया। पिताजी कह रहे हैं वो कर लो, वो भी कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में था कि हाँ, फोकस एक जगह रखना है, बाकी साइड बाय साइड जो भी आता रहे उसको कभी ना नहीं करनी है। बट हाँ, एक डेफिनेट लाइन में फोकस रखना है, एंड उसी लाइन में चलते हुए जो है वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी, बस यही माइंड में था। कोई नौकरी की इसके बीच में? जी नहीं, नौकरी तो नहीं की मैंने। फिर क्या करते थे पूरा पूरा दिन? ये बागीचे में घूमते थे अपने घर के? 2017 में मैं पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग से। उसके बाद जैसा कि मतलब बार बार नहीं हो रहा था, ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था, तो साइड बाय साइड आई थॉट कि KS की परीक्षा के लिए मैं साथ बाय साइड पढूं। तो मैंने उसी टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो बस दिन से लेके शाम तक। वो भी शहर में ही थी? जी, मतलब यहाँ से करीबन कोई 6-7 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी खुली थी। तो बस दिन से शाम तक उसी लाइब्रेरी में मतलब लाइक पढ़ाई हो जाती थी, और फोकस रहता था, और थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स भी रहता था, बिकॉज़ घर पे रहना आफ्टर वो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि खासकर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको कितनी मुश्किल होती है, बिकॉज़ इस टाइम पे स्पेशली कोविड टाइम्स पे, जबकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो इतने डिले हो रहे हैं, एंड बच्चे जो हैं वो इतनी देर से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है वो मैं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो प्रेशर फ़ील किया है। तो बस वही लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे जितनी हो सकती थी मेहनत करता था, और उसी की बदौलत मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, ये आप लाइब्रेरी जाते थे, ये सारी मेहनत करते थे, लेकिन कैसे अपने आप को इस पूरे स्ट्रगल में अपने आप को आपने स्टेबल रखा है? क्योंकि 2017 में इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद 4 साल लगभग लगे हैं आपको पूरी मेहनत करने में, सब कुछ करने में। तो अपने आप को एक इम्तिहान का नतीजा आता है, नतीजे के बाद आप उसकी मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपका मेंस रह गया, कोई और इम्तिहान आपने दिया, सब कुछ क्वालिफाई हो गया, तो आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। तो ये जो रिज़ल्ट जब आता है, ये जब झटके ही मैं कहूँगा जब आपको लगते हैं, तो उस समय आप कैसे अपने आप को दोबारा कहते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे किसी और चीज़, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर अपने आसपास देखता हूँ लोगों को कि अगर मामूली से कहीं पे कोई फॉर्म भरा है ना, और वहाँ पे सिलेक्शन ना हो जाए, तो मतलब 4 दिन तक लगातार 4-5 दिन तक रोना होता है, और उसके बाद 3-4 महीने तक उसी रोने को लेकर चलते रहते हैं कि जी वहाँ मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, वहाँ मेरी सिलेक्शन नहीं। तो आपने तो इतने फॉर्म भरे हैं और 4 साल आपने इंतज़ार किया, और उसके बाद फाइनली जाकर आपको आपकी मोहब्बत जो है वो मिली है। तो जानना चाहूँगा कि हाउ टू कीप योर सेल्फ सेन अपने आप को रखना, कि अपना दिमाग ठीक रखना, ये कैसे आपने किया? बहुत सारे लोगों को आप बताएं। जी, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रूम होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फैमिली है, वो बहुत ही सपोर्टिव होना चाहिए। ख़ासकर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जैसे ही आस-पास आपके लोग पॉजिटिव होंगे, वैसे ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। सेकंड बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हाउ टू कीप योरसेल्फ सेन एज़ यू से, एक बात हमेशा याद रखें कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितने मर्ज़ी फेलियर्स हो जाएं, यू ओनली हैव टू सक्सीड वंस। और एक बार, बिकॉज नाउ इफ़ आई हैव सक्सीडेड एंड व्हेन आई लुक बैक, तो सब कुछ अच्छा लगता है। वो स्ट्रगल भी अच्छी लगती है, वो फेलियर्स भी अच्छे लगते हैं, वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी अच्छे लगते हैं।
तो वंस यू सक्सीड इट्स ऑल अप टिल द लेवल कि जब तक आपको वो सफलता नहीं मिली है और आपको नहीं पता कि वो सफलता आपको कब मिलेगी, कब आपको जो लाइफ है वो अपॉर्चुनिटी देगी। तो बस पूरी लाइफ में चाहे कभी भी अपॉर्चुनिटी आए, उस टाइम पे आपको यू हैव टू बी एट योर 100% पोटेंशियल। ऐसा ना हो कि लाइफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए और उस टाइम पे आप अपना बेस्ट ना दे पाए, उस टाइम पे आप जो हैं वो पीछे हट जाएं या आप अपने फुल एफिशिएंसी पे ना हो। तो बस यही दो तीन चीज़ें थी जो मेरे माइंड में हमेशा रहती थी। बाकी जो मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन रहे हैं वो मेरे अंकल रहे हैं। मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, केडी सिंह, जो कि इस टाइम पे यूएस में हैं। तो उनकी जो विज़न थी, वो उनकी विज़न से मैं हमेशा इंस्पायर रहा हूँ कि हमेशा बड़ा सोचो, डोंट थिंक अबाउट स्मॉल थिंग्स कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमेशा एक अमिताभ बच्चन की लाइन बड़ा अच्छा दोहराते थे मेरे चाचू, और आज भी वही दोहराते हैं वो कि मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसी लाइन जो है वो 8-9 साल तक मेरा मोटिवेशन रही, वो लाइन साथ में रही। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि नहीं, जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अच्छा, मुझे बताएं, हम जिस एक ट्रेडिशनल सेटअप में रहते हैं, हमारे माँ बाप का फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद, आपकी इंजीनियरिंग मुकम्मल होने के बाद पहला फोकस होता है कि ब्याह कराना हो मुंडे का, ठीक है। और फिर अगर जिस तरह का मतलब आपका एनवायरनमेंट है और जैसा आपका परिवार है, उससे एक और चीज़ समझ में आती है कि मल्ले के लोग तो आते होंगे, हाँ जी। माता जी के पास आधा घंटा बैठ के कहते होंगे कि माता जी मुंडा थोड़ा बड़ा सोहना है, तो घर भी शैल है, तो दसो फिर, ठीक है। तो ऐसा ये प्रेशर भी था कभी, या ये प्रेशर माँ बाप की तरफ से बिल्कुल नहीं था? वेल ये प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज़ नहीं, ये जो बिल्कुल भी नहीं था, ये इसमें मतलब बिल्कुल भी फिर बाद में नहीं आया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी मतलब कभी मेरे पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ नहीं किया, लेकिन बिकॉज़ वो अंडर प्रेशर थे। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली में पढ़ाई एंड जो आपका कैरियर ओरिएंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज़ मतलब ऐसे आप इन्वायरमेंट में जब आप रहते हैं और जब आप बाहर की दुनिया को देखते हैं एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर, तो उन्हें पता है कि लाइक कैसे जो है टाइम्स चेंज हो रहे हैं एंड इस टाइम्स में स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो उस के लिए तो कभी उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया, और वो मैं बड़ा ही थैंकफुल रहूँगा अपने पेरेंट्स का कि थैंक गॉड उन्होंने नहीं किया, बिकॉज़ अदरवाइज़ एक और फैक्टर होता जो कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मुझे मतलब चाचे, मामे, ताए, फुफड़, इनमें से तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तो कोई ना कोई रहता ही है, बिकॉज़ एक शौक हर एक हाँ को जी होता हाँ है। जी, सबको कहते हैं ना कि लाइक शादी एंजॉय करने का शौक होता है, या सबको कुछ ना कुछ होगा कि चलो हाँ। कुछ और एंजॉय हाँ ना किया, जी। शादी का खाना बंदा एंजॉय कर हाँ जी लेता हाँ है। जी। बट ये था कि मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव थे इसके लिए कि जब तक स्टेबल नहीं होता, जब तक अपने जो ये चाहता है करना तब तक नहीं कर लेता, तब तक तो कोई ऐसी वो बात ही नहीं थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके माता पिता में से किसको श्रेय देंगे कि आपकी इस संयम को बनाए रखने में और आपके माइंड को फोकस्ड रखने में पिताजी ज़्यादा सहायक थे, माताजी ज़्यादा सहायक थी, या दोनों का रोल था? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि मतलब मैं अपने मदर एंड फादर को आई सी देम एज़ वन, मैं तो एक मानता हूँ। बिकॉज़ जितना मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, मतलब मेरे मदर से, जो कि मतलब सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, कैसे अंडर प्रेशर जो है अपने आप को खुश रखना, और अपने पापा से चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, अप, अपना काम जो है वो मेंटेन करके रखना, और अपना मतलब बेशक संयम आपके नहीं खोना। जी बिल्कुल आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल जो अपने गोल्स हैं उनको परस्यू करते रहना, तो वो ही मैंने सीखा है। और ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे ज्ञान की बातें देते थे या मुझे बिठा के समझाते थे, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी हार्डशिप्स फेस की हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस को देख के ही इतनी मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाना है और मुझे उन्हें प्राउड फील करवाना है। और बस वो ही एक मोटिवेशन थी जो मुझे यहाँ तक अब तक लेके आई है। इंस्पायर कौन करता है ज़्यादा? डैड इंस्पायर करते हैं ज़्यादा, मॉम इंस्पायर करती हैं? दोनों मैं कहना चाहूँगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंस्पायर। दादाजी?
दादाजी वो तो फिर आर्मी मैन, वो तो इंस्पायर करेंगे ही, बट एज अ होल फैमिली मैं बोलूँगा ये पूरा फैमिली का कलेक्टिव एफर्ट है जो इंस्पिरेशन जो स्टार्टिंग से लेके अब तक बनाए रखी। तो क्योंकि आप जानते हैं मेरी जॉइंट फैमिली है, तो हर एक मेंबर का एक एपिटोम, एक रोल है अपना, जो कि मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। अरे तो मुझे ये बताइए, आपके शब्दों में इतना संयम है, आपके उर्दू में कहते हैं कि आपके अल्फाज इतने भारी हैं कि इनको सुनने के बाद एक चीज़ तो महसूस होती है कि परवरिश इस ढंग से हुई है कि हल्की बात आपके मुंह से अभी तक पूरे इंटरव्यू में मैंने कोई नहीं सुनी। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो अल्फाज के ऊपर काबू, अपनी शब्दावली के ऊपर मुकम्मल तौर की पर पकड़, और मुझे क्या बोलना है और कितना नपा तुला बोलना है, ये फ़ौज की ये ट्रेनिंग में ये सब कुछ सीखने को मिला है या ये ऑलरेडी इनबिल्ट मैकेनिज्म अंदर था? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बिल्ट भी था, लेकिन फ़ौज ने और तराश दिया इसको कि कितना बोलना है, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ये फ़ौज की तरतीब जो है वही एक फ़ौजी को एक सिविलियन से जो है वो डिस्टिंग्विश करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, स्टार्टिंग से ही जो ग्रूमिंग है वो बहुत मैटर करती है कि आप कितने पेशेंट और कितने कामली जो हैं वो मतलब बातचीत करते हैं। बिकॉज़ एक ही चीज़ है जो इंसान को याद रह जाती है, वो होती है उसके बात करने का या उसका किसी के साथ बिहेव करने का तरीका। तो उस पे मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से ही फोकस दिया है। और जैसा कि मेरी जर्नी आगे आगे बढ़ी, तो जैसे जैसे मतलब मैं आगे जैसे कॉलेज में गया, अच्छे दोस्त मिले, जैसे जैसे कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में गया तो अच्छा ग्रुप मिला, तो मैं उसको बड़ा श्रेय देना चाहूँगा कि हाँ, एक एनवायरनमेंट जो एक ऐसा मिला हमेशा, जिसमें मैं हमेशा अपने आप को ग्रूम कर सका और अपनी एक जो पॉजिटिव मतलब जो अंदर वाइब्स थी उनको और ज़्यादा एनरिच कर सका, तो उसको श्रेय ज़रूर देना चाहूँगा। बेसिकली किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि वो कहते हैं कि तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मिला है मुझको लौटा रहा हूँ मैं। तो जो आप तजुर्बे करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हादसे होते हैं, वो आपको निखारते जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये बिल्कुल थोड़ा पर्सनल सवाल भी है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। आपकी फ़ौज में ज्वाइन करने के पीछे क्या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ये अपनी एक मोटिवेशन थी कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है, या इसमें मोहब्बत का अमल दखल भी कहीं था? ये मोहब्बत करने का मौका इस पूरे सफ़र में कहीं मिला या कोई मौका हासिल ही नहीं हुआ? ये लगता है कैमरा ऑन है तो इसलिए बताना ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ स्टार्टिंग से ही मैं मतलब लाइक कहना चाहूँगा कि लाइक एक मोहब्बत की ऐसे, दुनिया से दूर था। नहीं ऐसा नहीं है, बट एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रहे हो जहाँ पे मोहब्बत करने का मौका कांस्टेंट ही नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ पे हमेशा आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, जहाँ हमेशा आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने छोटे से गांव के बारे में सोच रहे हो। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो फिर ये बाकी चीज़ें काफ़ी पीछे रह जाती हैं, बाकी चीज़ें काफ़ी पीछे छूट जाती हैं। तो कहीं है तो नहीं ज़िंदगी का कोई तल्ख तजुर्बा है जिसको आपको लगता है कि ये जो पन्ना मेरी ज़िंदगी का है इसको बंद ही रहने दीजिए, कुछ और बात कर लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा ये पन्ना खुला ही नहीं अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं और काफ़ी मतलब गर्ल्स दोस्त अब तक जो स्कूल के, कॉलेज के, या जो बड़े मैं, मोहतात हैं आप, हाँ जी देख हाँ रहा जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कि बहुत मोहतात हैं, मतलब आप यू आर बीइंग वेरी केयरफुल। नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा बताने के लिए तो बताऊंगा। बट जो मेरे दोस्त हैं वो अभी तक कांटेक्ट में हैं, एंड जैसे उस टाइम पे कांटेक्ट में थे वो आज भी वैसे ही कांटेक्ट में है। लेकिन आप जैसा आप कह रहे हैं मोहब्बत वाला, तो वैसा तो कुछ इतना कुछ था नहीं जो बताने लायक है ऐसा हो। कहता है पत्ता कितना भी सूखा हो, बूंदों से जितना मर्जी उतना बचता रहे, बारिश आती है तो बेचारा गीला हो ही जाता है। ठीक है सर, वो आपके अब मैं उस पर क्या कहूँगा सर, कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए, तो क्या अच्छा, कहूँ। अब मुझे ये बताएं कि फाइनली यू आर इन द आर्मी नाउ, क्या जहन में है, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, और क्या जिम्मेदारी आपको लगता है अब आपको मिलने वाली? देखिए, ज़िम्मेदारी तो फ़ौज में जो ज़िम्मेदारी मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। बिकॉज़ अब तक तो सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ थी, और उस इंडिविजुअल लाइफ का एक इंडिविजुअल सा एक मैं पर्सन जो था अपने गोल्स की तरफ आगे जा रहा था। लेकिन अब आने जैसे मैं अपनी
मतलब लाइफ आ गई, आर्मी में लीड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रूप्स होंगे वो मेरे अंडर होंगे और मुझे उन्हें कमांड करना है, तो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अब। क्या मैसेज देंगे बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं? आपके, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आपके अल्फाज में इतनी बुलंदी है, आपके शब्दों में इतनी डेप्थ है कि मैं मजबूर हूँ ये कहने पर कि बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं आपकी बातों से बहुत इंस्पायर होंगे, और बहुत सारे लोग जो हौसला जिनका टूट जाता है, हिम्मत जिनकी टूट जाती है, थोड़े से एग्ज़ाम देने के बाद जिनका दिल जो है वो ख़राब हो जाता है, जी मैंने दोबारा कोई इम्तिहान नहीं देना, ये जम्मू कश्मीर का सिस्टम ही सारा करप्ट है, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, दोबारा मैं किसी इम्तिहान में नहीं बैठूंगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा और क्या कहेंगे आप उनको कि क्या कुछ उनको भी करना चाहिए अगर उनकी हिम्मत कहीं टूट रही है, अगर उनका हौसला कहीं टूट रहा है? तो बिल्कुल आखिर में चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों के को जो आपको इस समय अब एज एन ऑफिसर देख भी रहे होंगे और इंस्पायर भी हो रहे हैं? जी, मैं पर्सनल एग्जांपल से और पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक इंसान का जो बेसिक कैरेक्टर है, एक इंसान की जो असली पहचान है, वो तब नहीं होती कि जब सारी सिचुएशन उसके फेवर में हो, लेकिन वो तब होती है जब सारी सिचुएशंस उसके अगेंस्ट हो, हर एक फैक्टर उसके अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी उसे फोकस रहना पड़े और उसे फोकस रह के किसी एक चीज़ को, एक अपने गोल को जो परस्यू करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो एक सक्सेसफुल पर्सन है उसकी पहचान उन्हीं सिचुएशंस में होती है, वही जो सिचुएशंस होती हैं वही उसको तराशती हैं और उन्हीं सिचुएशन में से एक हीरा बाहर निकलता है। एक फेमस प्रोवर्ब है, मैंने तो खैर आर्मी के कहीं वहाँ पर पढ़ी थी कि इन बैटल देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम व्हेन आइदर ऑफ द साइड्स थिंक दैट दे आर गोना लूज, बट द साइड which keeps on fighting, even though in their minds that they might lose, is the side which always wins at the end. तो हाँ, ये हमेशा रहेगा आपके माइंड में कि हाँ, दिस इज़ द टाइम टू गिव अप, दिस इज़ द टाइम कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ द टाइम कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय अगर आपने इफ़ यू पुल योर सॉक्स अप एंड इफ़ यू से कि हाँ, एक बार और, वन मोर टाइम, तो ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने धौलपुर गांव के लेफ्टिनेंट साहब की तमाम बातें सुन ली। एक बड़ा खूबसूरत उर्दू का शेर है, कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आप जानते हैं ना, खेत में जो लोग तो किसान हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे, दाना जब आप मिट्टी में डालते हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर हल लगता है और बहुत हल लग रहा होता है और दाना डल रहा होता है, तो दाना मिट्टी में जाता है तो गुलो गुलजार होता है। मक्की भी वहीं से उगती है, बाकी सब फसलें भी वहीं से उगती हैं। तो आपने इनकी अल्फाज का वज़न साफ तौर पर आपको ये बता रहा है और आपको ये समझा रहा है कि अगर आप हौसला और हिम्मत नहीं हारते हैं तो मंजिल शायद 2 कदम दूर होगी। जहां आपको लगता है कि ये रास्ते का आखिर है, इसके बाद आगे रास्ता नहीं है, असल में रास्ता वहीं से शुरू हो रहा होता है। लेकिन चूँकि आपको लगता है ज़िंदगी तमाम शुद्ध, ख़त्म शुद्ध, अब इसके आगे कुछ भी नहीं, और आप वहाँ मेहनत करना, वहाँ कोशिश करना बंद कर देते हैं, उसके बाद वक्त का एक लम्हा वो आता है जब कोई शख्स आकर आपको कहता है कि आप तो बिल्कुल करीब थे कामयाबी के, उस दिन आपने ये गलती की और इसीलिए आप नाकाम हो गए। फिर आप जितना मर्ज़ी उतना रो लें, जितना मर्ज़ी उतना अफसोस करें, वो लम्हा, वो वक्त वापस नहीं आता। इसलिए हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, कोशिश करते रहिए। और अक्सर वो कहते हैं ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। तो वादे कम कीजिए, कोशिश करते रहिए। और लेफ्टिनेंट साहब की ज़िंदगी से आपको एक ही बहुत बड़ी बात जो सीखने को मिलेगी, कोशिश करना मत छोड़िए। और फ़ौज में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, रास्ते तलाश करते रहिए। जब आप रास्ते तलाश करते रहेंगे ना, तो मंजिल मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। उम्मीद ये करूँगा कि इस इंटरव्यू को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये इंटरव्यू आपको इंस्पायर करता रहेगा, क्योंकि ये हकीकत है, ये अफसाना नहीं है। एक शख्स ने
इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद 4 साल लगातार कितने इम्तिहान क्वालिफाई किए होंगे, कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा होगा, सब कुछ आपने सुना। कितनी बार दिल में ये भी हुआ होगा कि यार ये छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हौसला और हिम्मत बनाए रखना, अपने मेंटल मेकअप को ठीक रखना, और जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि अल्फाज ख़ुद बताते हैं कि शख्सियत कितनी बड़ी है। उम्मीद करेंगे कि आप इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, और उम्मीद ये भी करेंगे कि वो लोग जो कभी गुजरनर के ब्रिज से छलांग मार देते हैं या कभी किसी और ब्रिज से छलांग मार देते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा और बेइंतहा मोहब्बत करनी है ना, तो अपने आप से करिए। जिस दिन आप बेइंतहा मोहब्बत अपने आप से करना शुरू करेंगे ना, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, आप अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखेंगे, आप अपने कैरियर का भी ख्याल रखेंगे। ये जो बेइंतहा मोहब्बतें दाएं बाएं होती हैं ना, ये बड़ी महंगी पड़ती हैं। इसलिए मेहरबानी करिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करिए, और लेफ्टिनेंट साहब की तरह अपने मौके का इंतज़ार कीजिए, और जब मौका मिलता है, डू नॉट गिव अप।